हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रसायन टेक। हमने लास्ट क्लास में मास ट्रांसफर वन सब्जेक्ट स्टार्ट किया था केमिकल इंजीनियरिंग का, और उसी कोर्स को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम अपना लेक्चर वन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम मास ट्रांसफर वन का जो पहला टॉपिक है डिफ्यूजन, उसके बारे में पढ़ेंगे और मास ट्रांसफर का कुछ बेसिक्स हम देखेंगे। ठीक है, तो जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें फॉर फ्यूचर अपडेट्स। हम स्टार्ट करते हैं। ये सब हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। जिन्होंने हम मेरी लास्ट क्लास नहीं देखी थी वो लास्ट क्लास एक बार देख लें ताकि आप फेमिलियर हो जाएं सब्जेक्ट के साथ। हमने डिटेल में सिलेबस डिस्कस किया था। मैं बता दे रहा हूँ कि हम यहाँ पर जो सिलेबस फॉलो करेंगे मास ट्रांसफर का वो AKTU का सिलेबस है। क्योंकि जनरली वैसे सिलेबस तो सारी यूनिवर्सिटीज़ का सेम रहता है, लेकिन कोई एक यूनिवर्सिटी के सिलेबस को फॉलो करना था तो मैंने AKTU का सिलेबस फॉलो किया है। नो प्रॉब्लम। बाकी जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं तो वो भी इस सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ सकते हैं, क्योंकि जनरली सिलेबस और यूनिवर्सिटीज़ का सेम ही रहता है। दो चार टॉपिक्स ऊपर नीचे रहते हैं, वो उतना प्रॉब्लम नहीं है। ये सब हमने देख लिया था, जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया था, यूनिट ऑपरेशन, यूनिट प्रोसेसेस क्या होते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे मास ट्रांसफर ऑपरेशंस। तो मास ट्रांसफर ऑपरेशंस, और मैं साथ साथ बता दूं आपको कि मैं पढ़ाते वक्त ही आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताते जाऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में एग्जाम में मतलब आ सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम में, वो आपको साथ साथ ही बता दिया करूंगा। और एक चीज और कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम हैंडल का और टेलीग्राम ग्रुप का, तो आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर हम डिस्कशन करेंगे, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आपको कोई डाउट्स है आप वहाँ पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह और कुछ स्टडी मटेरियल वगैरह भी हम वहाँ शेयर करेंगे। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। हम स्टार्ट करते हैं मास ट्रांसफर ऑपरेशंस। तो बेसिकली हमने देखा था कि मास ट्रांसफर ऑपरेशन मतलब बेसिकली होते क्या है। तो मास ट्रांसफर, अब जनरली यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, एग्जाम में भी आ सकता है ये क्वेश्चन या फिर वाइवा में आता है जनरली, कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मास ट्रांसफर ऑपरेशंस या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मास ट्रांसफर। सो बेसिकली ट्रांसफर ऑफ मास और मोल्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर ड्यू टू सम ड्राइविंग फोर्स इज कॉल्ड एज अ मास ट्रांसफर। मतलब डेफिनेशन से ही क्लियर हो रहा है कि मोल्स या मास का ट्रांसफर एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ही हम बिकॉज ऑफ ड्राइविंग फोर्स इज कॉल्ड मास ट्रांसफर। ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन थ्री फेजेस ऑफ मैटर। हम जानते हैं कि थ्री फेज ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो जो ट्रांसफर ऑफ मास होता है वो इन तीनों फेजेस में हो सकता है, मतलब सेम फेज के अंदर भी हो सकता है और डिफरेंट फेज के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, इट कैन बी विद इन द सेम फेज और इट कैन बी इन different phases also. For example, गैस से ट्रांसफर ऑफ मास सॉलिड में, सॉलिड से गैस में, सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, इस तरह से मास ट्रांसफर हो सकता है हमारा। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मास ट्रांसफर ऑपरेशंस। तो मास ट्रांसफर ऑपरेशंस जो है वो हमारे बहुत सारे पार्ट्स में क्लासिफाइड है। जैसे कि हमने बताया था स्टार्टिंग में कि हम यहाँ पर यूनिट वन में हम डिफ्यूजन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द फर्स्ट मास ट्रांसफर ऑपरेशन, बेसिक मास ट्रांसफर ऑपरेशन। तो उसी हिसाब से, उसी तरीके से हमारे पास और भी बहुत सारे मास ट्रांसफर ऑपरेशंस हैं। फॉर एग्जांपल एब्जॉर्प्शन, ह्यूमिडिफिकेशन, डीसॉर्प्शन, क्रिस्टलाइजेशन, ड्राइंग, डिस्टिलेशन, लीचिंग, एक्सट्रैक्शन, एड्सॉर्प्शन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड मनी मोर। तो ये सारे जो प्रोसेसेस हैं ये सारे हमारे मास ट्रांसफर के प्रोसेसेस हैं, ये मास ट्रांसफर ऑपरेशन के अंदर आते हैं। इन सारे ही प्रोसेस के अंदर हमारा ट्रांसफर ऑफ मास टेक प्लेस होता है, इसलिए ये मास ट्रांसफर ऑपरेशंस के अंदर आते हैं। किसी में लिक्विड से किसी में गैस से लिक्विड में ट्रांसफर होता है, किसी में गैस गैस के बीच में ट्रांसफर होता है, किसी में गैस से सॉलिड के बीच में ट्रांसफर होता है, किसी में लिक्विड से सॉलिड के बीच में ट्रांसफर होता है। तो बेसिकली ट्रांसफर ऑफ मास होता है इन सारे प्रोसेस के अंदर, इसीलिए ये मास ट्रांसफर ऑपरेशंस कहलाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मास ट्रांसफर ऑपरेशन, ये वही है, मतलब गैस गैस अगर कोई ट्रांसफर हो रहा है तो गैस गैस में बेसिकली डिफ्यूजन होता है। ठीक है, डिफ्यूजन है, गैस गैस मास ट्रांसफर का
एग्जांपल, जिसमें गैस से गैस के बीच में सॉलिड का ट्रांसफर होता है। तो गैस लिक्विड ऑपरेशंस जो है उसमें डिस्टिलेशन, गैस एब्जॉर्प्शन, डीजॉर्प्शन, ह्यूमिडिफिकेशन एंड डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेसेस होते हैं। जो हमारा गैस एब्जॉर्प्शन होता है उसके अंदर हमारे जो गैस में सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनको हम लिक्विड में एब्जॉर्ब करवाते हैं। तो सॉल्यूट का जो ट्रांसफर होता है वो गैस से लिक्विड के बीच में होता है इन इन गैस एब्जॉर्प्शन, ठीक है। वेयर एज इन डीजॉर्प्शन लिक्विड से सॉल्यूट का ट्रांसफर होता है गैस के अंदर। ह्यूमिडिफिकेशन के अंदर भी हम कह सकते हैं डीजॉर्प्शन या फिर ह्यूमिडिफिकेशन के अंदर भी हमारा जो लिक्विड से होता है, लिक्विड के अंदर सॉल्यूट्स होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं गैस फेज के अंदर, ठीक है। गैस सॉलिड के अंदर क्या होता है, सब्लिमेशन और एड्सॉर्प्शन। बेसिकली जब हमारा सॉलिड से डायरेक्टली गैस में ट्रांसफर होता है सॉलिड का तो सब्लिमेशन कहलाता है वो, और जब हमारा गैस से सॉलिड में होता है तो हमारा एड्सॉर्प्शन कहलाता है। यहाँ पर एक डिस्टिलेशन, ये हमारा एब्जॉर्प्शन कॉलम बना हुआ है जिसके अंदर गैस प्लस सॉल्यूट है, और जब जो इधर एग्जिट स्ट्रीम है उसके अंदर केवल गैस है। एंटरिंग स्ट्रीम लिक्विड की है और एग्जिटिंग स्ट्रीम यहाँ पर बॉटम में हमारे लिक्विड प्लस सॉल्यूट की है। तो बेसिकली इस एब्जॉर्प्शन कॉलम में क्या हो रहा है कि हमारा जो सॉल्यूट है वो गैस में से ट्रांसफर होकर के लिक्विड में ट्रांसफर हो जा रहा है। तो गैस मतलब गैस में से ट्रांसफर होकर लिक्विड में जा रहा है और सॉल्यूट का एब्जॉर्प्शन हो जा रहा है लिक्विड के अंदर, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट यूनिट में एब्जॉर्प्शन को डिटेल में पढ़ेंगे तब हम और इसको डिटेल में समझेंगे। लिक्विड 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 ऑपरेशंस के अंदर हमारा लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन आता है जहां पर लिक्विड और लिक्विड के बीच में ही सॉलिड का ट्रांसफर होता है। लिक्विड सॉलिड के अंदर हमारा क्रिस्टलाइजेशन, लीचिंग, एड्सॉर्प्शन आ जाता है। मैंने बताया लिक्विड से सॉल्यूट जो है वो ट्रांसफर हो जाता है सॉलिड के अंदर। क्रिस्टलाइजेशन अगर प्रोसेस हम देखें तो अगर हम शुगर के इंडस्ट्री की बात करते हैं तो क्योंकि हम केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग जनरली सारे ही इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस के एग्जांपल्स साइड बाय साइड देखते जाएंगे। क्रिस्टलाइजेशन अगर हम शुगर केन इंडस्ट्री की बात करें वहां पर हमारा रॉ मटेरियल शुगर केन आता है जिसको क्लीन करके उसको हम उसका सिरप निकालते हैं, दैट इज इन लिक्विड फॉर्म। उसको फिल्टर किया जाता है तो उस सिरप के अंदर जो मतलब कह सकते हैं शुगर पार्टिकल्स हैं, जो स्वीट शुगर पार्टिकल्स है हमारे, वो उनका सॉल्यूट, वो जो सॉल्यूट्स हैं उनका ट्रांसफर होता है सॉलिड फॉर्म के अंदर और इसी प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं सॉलिड सॉलिड। तो सॉलिड सॉलिड की जो मास ट्रांसफर होता है वो बहुत 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 स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। और बेसिकली होता क्यों है, क्योंकि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो होता है सॉलिड के अंदर वो बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक्ड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में, इसीलिए उनका डिफ्यूजन रेट जो होता है वो बहुत ज्यादा स्लो होता है। अगर हम देखना चाहें एक कॉमन एग्जांपल, अब जनरली डिफ्यूजन रेट स्लो होता है तो बहुत बार ये भी मान लिया जाता है कि सॉलिड सॉलिड के बीच में मास ट्रांसफर होता ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ही स्लो रेट पे होता है लेकिन होता है। बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। आप लोग ने अपने क्लासेस में देखा होगा, कॉलेजेस में देखा होगा, स्कूल में देखा होगा कि अगर चॉक से ग्रीन बोर्ड पे या फिर ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं और उसको अगर अनइरेज छोड़ दिया जाए एक मंथ के लिए, एक वीक के लिए भी या फिर एक मंथ के लिए भी, तो जब एक मंथ बाद, एक वीक बाद उसे हम इरेज करने की कोशिश करते हैं तो वो इरेज करने में डिफिकल्टी होती है। उसको हमें गीले कपड़े से साफ करना पड़ता है या फिर 2-4 बार डस्टर से साफ करना पड़ता है, तब जाके कहीं साफ होता है वो, ठीक है। और वही ड्यूरेशन अगर 2-3 महीने बढ़ जाए तब तो उसे बहुत ज्यादा ही डिफिकल्टी हो जाती है साफ करने के लिए, उसको मल्टीपल टाइम्स रब करना पड़ता है। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे यही हो रहा है कि जो चौक के पार्टिकल्स थे वो हमारे ब्लैक बोर्ड या फिर जो भी हमारा ग्रीन बोर्ड है उसके सरफेस के पार्टिकल में डिफ्यूज कर गए हैं, मतलब उनका ट्रांसफर हो गया है, इसलिए उनका रिमूवल डिफिकल्ट, उनके रिमूवल में डिफिकल्टी हो रही है। तो यहाँ पे हमारा सॉलिड सॉलिड के बीच में मास ट्रांसफर होता है। नाउ टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब आप लोगों ने आज से पहले भी इक्विलिब्रियम तो सुना ही होगा। इक्विलिब्रियम मींस ऐसी स्टेज जहां पर कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं किसी भी क्वांटिटी के अंदर, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम हमारे बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। बेसिकली 3 टाइप के इक्विलिब्रियम यहाँ पे देखेंगे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, सपोज मैं एक मिनट यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। सपोज हमारे पास एक कंटेनर है,
यहाँ पे हमारे ए के पार्टिकल्स है, यहाँ पे हमारे ए के पार्टिकल्स है, यहाँ पे हमारे बी के पार्टिकल्स है। सो यहाँ पे अगर इन दोनों सिस्टम्स का, एक सिस्टम ये है हमारा, ठीक है, सिस्टम नंबर 1, सिस्टम नंबर 2, इन दोनों सिस्टम्स के अगर हमारे प्रेशर्स आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक है, अगर हमारा इसमें प्रेशर, इसका P1 प्रेशर था, इसका P2 प्रेशर था, तो P1 इक्वल्स टू P2 जब हो जाएगा तो हम कहेंगे कि द सिस्टम हैज अटेन्ड द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। जब तक, अब सपोज हम कह सकते हैं कि ये P1 बड़ा है, जो मतलब इस साइड प्रेशर है हमारा एक ही साइड, दैट इज P1 and this is P2। अगर P1 हमारे पास बड़ा है, ठीक है, तो हमारा P1 अगर बड़ा है, यहाँ पे ज्यादा प्रेशर है, यहाँ पे कम प्रेशर है, तो हमारा P1 से P2 की तरफ ट्रांसफर हो गए पार्टी, मतलब मॉलिक्यूल्स या फिर जो हमारे मैटर है उसका ट्रांसफर होगा, ठीक है। अगर इसका रिवर्स होता है कि P2 बड़ा है P1 से, तो P2 से हमारा P1 की तरफ मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होगा, और ये ट्रांसफर तब तक होता रहेगा एक दूसरे की तरफ जब तक दोनों ही सिस्टम्स के हमारे प्रेशर क्या होते हैं, प्रेशर हमारे बराबर नहीं हो जाते। इसका मतलब जब तक हमारा जो ओवरऑल सिस्टम है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर लेता, तब तक हमारा ट्रांसफर ऑफ मास टेक प्लेस होगा। और यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स क्या होगी उसके लिए, सॉरी अभी ड्राइविंग फोर्स हमने देखा ही नहीं है, हम आगे देखेंगे। बेसिकली ड्राइविंग फोर्स एक टाइप की फोर्स होती है जो मास ट्रांसफर को करवाती है, जिनकी वजह से मास ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स हमारा प्रेशर डिफरेंस होगा, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर सेम एग्जांपल है, सिस्टम यहाँ पर हमारा ए है, यहाँ पे बी है, ठीक है, और ए का टेम्परेचर T1 है सपोज, यहाँ पे हमारा T2 है, ठीक है। अगर हमारा T1 ज्यादा है, T2 ज्यादा है, T2 कम है, T1 ज्यादा है, तो हमारा हमें पता है कि हमारा जो टेम्परेचर होता है हाई टू लो जाता है, ठीक है। तो हमारा टेम्परेचर की के डिफरेंस की वजह से हमारा ट्रांसफर ऑफ मास होगा फ्रॉम ए टू बी एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर T2 ज्यादा होगा तो हमारा T2 से T1 की तरफ होगा। तो मतलब बेसिकली हमारा टेम्परेचर का डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हमारा ट्रांसफर ऑफ मास होता है, ठीक है। और जब तक ये ट्रांसफर, हाँ, जब ट्रांसफर जब तक होता रहेगा, जब तक हमारे पास इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाता, टेम्परेचर दोनों साइड हमारे कांस्टेंट सेम नहीं हो जाते, तब तक हमारा ट्रांसफर ऑफ मास बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस होता रहेगा। अब अगर हम बात करें कि, चलो मैं एक बार यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये हमारे पास कोई कंटेनर है, उसके अंदर हमारे पास पार्टीशन है, यहाँ पे ए है, ए के मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ पे हमारे पास बी के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम सपोज करें ए गैस, चलो हम दोनों गैस से ले लेते हैं, ए गैस है बी गैस है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज N1 मोल्स ऑफ गैस ए है, यहाँ पे हमारा N2 मोल्स ऑफ, सॉरी ये लिखने में थोड़ा सा एक्चुअली थोड़ा सा देख, एक मिनट, ये N2 मोल्स है, ठीक है, और यहाँ पे ये N2 मोल्स ऑफ बी गैस है, ठीक है। तो अब सपोज हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास Y1 इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ A, सॉरी, Y1 is the mole fraction of A and Y2 is the mole fraction of B। So यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि इस साइड में हमारे पास B के मॉलिक्यूल्स बहुत ही नेग्लिजिबल हैं, यहाँ पे हमारे पास A के मॉलिक्यूल्स बहुत ही नेग्लिजिबल हैं, तो ए साइड से बी साइड में ए के मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होगा और बी साइड से ए साइड में बी के मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होगा। और ये ट्रांसफर बेसिकली क्यों होगा, मतलब किस वजह से होगा, ये ट्रांसफर जो होता है हमारा केमिकल पोटेंशियल की वजह से होता है। यहाँ पर हमारे पास दोनों सिस्टम के जो केमिकल पोटेंशियल्स हैं, इट इज μ1 एंड दिस इज
μ2। ये केमिकल पोटेंशियल जो है हमारे, क्योंकि डिफरेंट है दोनों ही तरफ, हमारे दोनों ही सिस्टम्स के, इस वजह से मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ, और ये ट्रांसफर तब तक होता रहेगा जब तक हमारे पास केमिकल पोटेंशियल दोनों सिस्टम का सेम नहीं हो जाता। ठीक है, दोनों साइड दोनों गैस साइड्स का हमारा सिस्टम जो केमिकल पोटेंशियल जब तक सेम नहीं जाता तब तक हमारा ये ट्रांसफर ऑफ मास टेक प्लेस होता रहेगा, और जब ये सेम हो जाएगा तो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाएगा, मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन कर जाएगा सिस्टम। ठीक है, तो हमारा जो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम होता है वो तब रीच होता है जब हमारा केमिकल पोटेंशियल दो सिस्टम का सेम हो जाता है। ठीक है, सो अब हम थोड़ा सा केमिकल पोटेंशियल को देख लेते हैं कि केमिकल पोटेंशियल एक्चुअली होता क्या है। बहुत बार हमने सुन लिया केमिकल पोटेंशियल, तो हम एक बार केमिकल पोटेंशियल को समझ लेते हैं कि बेसिकली केमिकल पोटेंशियल होता क्या है। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी बात कि हमारे पास मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, और केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम में केमिकल पोटेंशियल सेम हो जाता है और केमिकल पोटेंशियल डिफरेंट रहते हैं, इसी वजह से दो सिस्टम्स के बीच में ट्रांसफर ऑफ मास टेक प्लेस होता है। ठीक है, वो मैंने आपको यहाँ पर ड्रॉ करके समझा दिया। और जब ये केमिकल पोटेंशियल सेम हो जाता है तब हम कहते हैं कि वो केमिकल इक्विलिब्रियम में आ गया है, नो एटॉमिक ट्रांसफर। ठीक है, नो एटम्स, कोई एटम्स का ट्रांसफर नहीं होता है फिर। ठीक है, तो केमिकल पोटेंशियल पहले देख लेते हैं केमिकल पोटेंशियल होता क्या है। एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी ऑल आर मोलर क्वांटिटीज। ठीक है, ये सारे हमारे पास मोलर क्वांटिटीज होते हैं क्योंकि इनका ये जो होते हैं मोल्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, सो केमिकल पोटेंशियल इज द गिव फ्री एनर्जी पर मोलर यूनिट। तो केमिकल पोटेंशियल कैसे डिफाइन होता है मैथमेटिकली? इट इज डिफाइंड एज अ गिव फ्री एनर्जी पर यूनिट पर मोलर यूनिट। ठीक है, मतलब बेसिकली गिब्स फ्री एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ith कंपोनेंट। ठीक है, ith स्पीशीज का नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी से, तो हमारे पास जो रेशियो निकल के आता है, जो वैल्यू निकल के आता है, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल पोटेंशियल। इन अदर वर्ड्स, द केमिकल पोटेंशियल इज अ मेजर ऑफ हाउ मच द फ्री एनर्जी ऑफ a system changes if you add or remove a number of DNI particles of the particle species I while keeping the number of the other particle टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट। बेसिकली केमिकल पोटेंशियल एक मेजर है कि कितनी एनर्जी किसी एक सिस्टम के अंदर, सपोज एक सिस्टम है, ठीक है, इस सिस्टम के अंदर हमारे पास ए के पार्टिकल्स थे। ठीक है, और हमारे पास सपोज टी के पार्टिकल्स थे। ठीक है, तो हमारे ए और टी के पार्टिकल्स थे, अब बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं, मैंने टी ले लिया, लिखने में इजी रहता है इसलिए। ए और टी के पार्टिकल्स थे। ठीक है, तो जब हमने इस सिस्टम के अंदर स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट डीएनआई, मतलब यहाँ पे डीएनआई बोल रहे हैं ना, डीएनआई तो मतलब वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ आई की जगह अगर हम ए ले लेते हैं यहाँ पे, तो डीएनए मतलब वेरी स्मॉल अमाउंट, स्मॉल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हमने ए पक्के पार्टिकल्स ऐड किए सिस्टम के अंदर, टेम्परेचर और प्रेशर इस सिस्टम को कांस्टेंट रखते हुए और टी की कंपोजिशन भी कांस्टेंट रखते हुए, तो इस सिस्टम की एनर्जी में क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है, दैट इज डिफाइंड बाय, दैट इज कैरेक्टराइज्ड या दैट इज मेजर्ड बाय केमिकल पोटेंशियल। ठीक है, तो बेसिकली जैसे यहाँ पे डेफिनेशन में बोल रहा है कि इट इज अ मेजर ऑफ हाउ मच द फ्री एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी इफ यू ऐड और रिमूव द नंबर ऑफ डीएनए पार्टिकल्स। गिब्स फ्री एनर्जी कितनी चेंज होएगी नंबर ऑफ, मतलब किसी भी एक कंपोनेंट के स्मॉल अमाउंट ऑफ मोल्स को ऐड करेंगे सिस्टम के अंदर, तो हमारी गिब्स फ्री एनर्जी में क्या असर पड़ेगा, कि कितनी गिब्स फ्री एनर्जी हमारी चेंज होगी, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल पोटेंशियल। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन ऑफ अदर स्पीशीज रिमेन्स कांस्टेंट। ये बाइनरी मिक्सचर की बात हुई है, ये मल्टी कंपोनेंट मिक्सचर में भी सेम ही अप्लाइड होगा, वहां पे 3-4 या बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट रह सकते हैं, तो बाकी कंपोनेंट्स को अगर हम कांस्टेंट रखें, कंपोजिशन उनकी और टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, तो किसी एक कंपोनेंट के अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ मोल्स ऐड करते हैं सिस्टम के अंदर, तो उस सिस्टम की एनर्जी में क्या चेंजेस आएंगे, उस गिब्स फ्री एनर्जी किस हिसाब से चेंज होएगी ड्यू टू द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ ए पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड एज
केमिकल पोटेंशियल, और केमिकल पोटेंशियल पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट केमिकल पोटेंशियल। बेसिकली यहाँ पे हमें इतना ही जानना है, और बाकी केमिकल पोटेंशियल के अंदर अगर आपको और डिटेल में जानना हो तो हमारी थर्मोडायनेमिक्स की जो हमारी वीडियो आएगी उसके अंदर हम केमिकल पोटेंशियल को और डिटेल में फिर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, तब हम वहां से समझ सकते हैं। सो अब हम आगे देखते हैं। हमने ड्राइविंग फोर्स बहुत बार सुना, बीच में पढ़ते वक्त भी सुना बहुत बार। तो बेसिकली ड्राइविंग फोर्स होता है क्या है, तो हम क्विकली एक बार देख लेते हैं। ड्राइविंग फोर्स is a force by virtue of which transfer of mass take place। ड्राइविंग फोर्स बेसिकली एक टाइप का फोर्स होता है जिसकी वजह से मास ट्रांसफर हमारा टेक प्लेस होता है। ड्राइविंग फोर्स हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, मेजर ड्राइविंग फोर्सेस एंड माइनर ड्राइविंग फोर्सेस। मेजर ड्राइविंग फोर्सेस जो होते हैं वो हमारे कंसंट्रेशन, प्रेशर डिफरेंस, कंपोजिशन, केमिकल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये सारे हमारे मेजर ड्राइविंग फोर्सेस होते हैं, ठीक है। और माइनर ड्राइविंग फोर्सेस जो होते हैं, टेम्परेचर, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंस, ये सारे हमारे माइनर ड्राइविंग फोर्सेस होते हैं। तो इसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर कि, या फिर वाइवा में बनता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ड्राइविंग फोर्सेस एंड मतलब, या फिर एक्सप्लेन ड्राइविंग फोर्सेस, डिफाइन ड्राइविंग फोर्सेस, इस तरह से आ सकता है। तो आप उसके अंदर एक लाइन लिख करके आएंगे केवल फोर्स बाय वर्च्यू ऑफ विच ट्रांसफर ऑफ मास टेक प्लेस, तो आपको नंबर ना मिले या हाफ नंबर मिले, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है, जो सिंगल फेज मल्टीपल से सिस्टम है और ड्राइविंग फोर्स अलग अलग सिस्टम के हिसाब से पूरा एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। तो मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे हमने बोला कि मेजर ड्राइविंग फोर्सेस क्या होते हैं, ये होते हैं, और मेजर माइनर ड्राइविंग फोर्सेस हमारे पास ये होते हैं, ठीक है। अब अगर हमारे पास सिंगल फेज सिस्टम है तो अब पहले देख लेते हैं सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। सिस्टम हमारे पास सिंगल फेज और मल्टीपल फेज है। यहाँ पर सिंगल फेज मतलब एक फेज सिस्टम, मतलब उस सिस्टम के अंदर केवल एक ही फेज एग्जिस्ट करता है। अगर गैस है तो गैसियस ही फेजेस है, और अगर सॉलिड है, लिक्विड है, तो एक सिंगल फेज है, ठीक है। मल्टीपल फेज सिस्टम के अंदर क्या है, हमारे पास एक से ज्यादा फेज एग्जिस्ट करते हैं। तो जब हमारा सिंगल फेज सिस्टम होता है तो हमारे ड्राइविंग फोर्सेस जो होते हैं वो हमारा पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, कंसंट्रेशन डिफरेंस, मोल फ्रैक्शन डिफरेंस, ये सारे हो सकते हैं। जैसे कि हमने, अगर आपको याद होगा, यहाँ पर हमने देखा था, यहाँ पे हमारे गैसियस फेज थे दोनों तरफ, तो ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास मोल फ्रैक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कंसंट्रेशन डिफरेंस, ये हमारे पास क्या थे, ड्राइविंग फोर्सेस थे, ठीक है। मैंने बताया ना, कंसंट्रेशन डिफरेंस, मोल फ्रैक्शन डिफरेंस, तो ये हमारे पास ड्राइविंग फोर्सेस थे जब हमारे पास क्या सिस्टम था, सिंगल फेज सिस्टम था, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था कि हमारे पास प्रेशर डिफरेंस की वजह से ट्रांसफर ऑफ मास हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमारे पास गैसियस फेज था, हमारे पास सिंगल सिस्टम था, सिंगल फेज सिस्टम था। वहां पर हमारे पास ड्राइविंग फोर्स जो होते हैं वो पार्शियल प्रेशर, कंसंट्रेशन, मोल फ्रैक्शन, ये सारे होते हैं। मल्टीपल फेज के अंदर क्या होता है, हमारे पास ड्राइविंग फोर्सेस, केमिकल पोटेंशियल, टेम्परेचर, एक्टिविटी, डिफरेंस, ये सारे हमारे पास मल्टीपल फेज सिस्टम के होते हैं। मल्टीपल फेज सिस्टम फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर एक साइड हमारे पास गैस है और एक तरफ हमारे पास लिक्विड है, तो गैस से लिक्विड के बीच में ट्रांसफर तब तक होता रहेगा जब तक उन दोनों का केमिकल पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, ठीक है। यहाँ पर एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा पॉसिबल है कि कंसंट्रेशन डिफरेंस बोथ साइड, मतलब एक साइड हमारे पास गैस है, दूसरे हमारा लिक्विड है, और सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है वो ऑल्दो दोनों साइड बराबर नहीं है, फिर भी हमारा ट्रांसफर ऑफ मास रुक जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि हम जनरली पढ़ते हैं कि कंसंट्रेशन डिफरेंस है तो हम ट्रांसफर ऑफ मास होगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि हमारे पास कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो फिर भी हमारे पास ट्रांसफर ऑफ मास ना हो। वो क्यों होता है, क्योंकि although the concentration difference exists there but the chemical potential of both the systems are same। मतलब वो सिस्टम जो है केमिकल इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं, उनका केमिकल पोटेंशियल सेम हो चुका है, इसलिए उनका मास ट्रांसफर नहीं होगा। तो यहां से हमें ये पता चलता है कि मल्टीपल फेज सिस्टम जो होता है उसके लिए जो मेजर ड्राइविंग फोर्स होता है हमारा, वो हमारा केमिकल पोटेंशियल होता है, ना कि हमारे पास कंसंट्रेशन डिफरेंस। वेयर एज अगर हम सिंगल फेज सिस्टम की बात करें तो वहां पर हम कंसंट्रेशन डिफरेंस या मोल फ्रैक्शन डिफरेंस को मेजर ड्राइविंग फोर्सेस लेते हैं, ठीक है। वहां पे केमिकल पोटेंशियल रोल नहीं प्ले करता। लेकिन केमिकल पोटेंशियल रोल तब प्ले करेगा जब हमारे पास मल्टीपल फेज सिस्टम होंगे, क्योंकि वहां पर अलग अलग फेजेस हैं, तो अलग अलग फेजेस का अलग अलग केमिकल पोटेंशियल होगा, ठीक है। आई होप आपको ड्राइविंग फोर्स का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो हमने ड्राइविंग फोर्स के बारे में देख लिया कि हमारे पास मेजर ड्राइविंग फोर्सेस क्या है, माइनर ड्राइविंग फोर्सेस क्या है, ठीक है। हमारे पास सिस्टम के हिसाब से ड्राइविंग फोर्सेस कौन से होते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बस यहीं तक। इसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफ्यूजन, वो हम लेक्चर नंबर 2 में कवर करेंगे।
दैट विल बी इन नेक्स्ट पार्ट। सो हम उसमें डिफ्यूजन को और फर्दर डिवाइड करेंगे 4 पार्ट्स के अंदर और उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सो आज की क्लास में यहीं तक। थैंक यू एवरीवन। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल एंड डोंट forget to press the bell icon for future updates. Thank you very much.